1835 की जो जो प्रणाली थी उसको आज आप स्वतंत्र होने के बाद ढोने के लिए बाध्य क्यों बने हुए हैं? सबसे पहले तो हम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शिक्षा पर अपनी जिंदगी का लगभग तीसरा हिस्सा खर्च कर देते हैं। शिक्षा की यूनिवर्सल परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? सभी साथियों को, सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। सवाल बेहद पेचीदा है, बेहद संजीदा है। 3-4 सदियों से एडुकेशन शब्द निकलता है। शिक्षा का मतलब है सीखना। शिक्षा का औपचारिक भाग कहते हैं। अबॉर्शन तक की समस्याएं आ जाती है। सीखना हो रहा है कि किसी बाह्य तत्व के खिलाफ किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। परिभाषा के बाद सीधा कूदते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में खामियां क्या नहीं हो रहा है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? मानव पहले 4 हाथ पैरों पे अन्य जानवरों की तरह चलता था। ज्ञान का विस्तार थम जाएगा। संविधान में या कानून में नहीं लिखा होता। सीखने में मनुष्य को हजारों साल लग सकते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को थोड़े समय के अंदर ये सांस्कृतिक मूल्य देते हैं। ये कुछ आवश्यकताएं हैं 3-4 जिसके कारण औपचारिक शिक्षा इंसानों के लिए अति आवश्यक। तो राज्य जिनकी संस्कृतियों में भिन्नताएं हैं, उनमें एक रूपता नहीं है, उन लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। हथियार चलाना, AK-47 चलाना बहुत जरूरी है और शिक्षा के अंदर चीजें डाली जाए, उनको छीलना शुरू कर देंगे, उसमें गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। चाहा क्या जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारतीय आज डॉक्टर अजय बलारा जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर अजय बलारा जी शिक्षा निदेशालय में चीफ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, कैसी है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जो है शिक्षा पर अपनी जिंदगी का लगभग तीसरा हिस्सा खर्च कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अगर हम 10-15 मिनट में इस शिक्षा पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाए तो हम अपने 25 सालों को बचा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर अजय बलारा जी से। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा की यूनिवर्सल परिभाषा, डेफिनेशन क्या है डॉक्टर साहब? मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को, सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो महामारी फैली हुई है उससे आप बचे रहें। अब आते हैं मनीष जी आपके सवाल पे। सवाल बेहद पेचीदा है, बेहद संजीदा है और ये साथ में कहूँगा कि नया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि करीब करीब 3-4 सदियों से इसके ऊपर डेफिनेशन बनाने की कोशिश पुरजोर चल रही है। और अगर आप एक व्यापक परिदृश्य में देखना चाहें तो करीब करीब 2500 साल पहले से जब भारत के अंदर शिक्षा का औपचारिक रूप से उद्भव हुआ, जिसमें हम वैदिक काल कहते हैं, तब से ही शिक्षा की परिभाषा गढ़ी जाने लगी है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अनेक विचारकों ने इसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से डिफाइन करने की प्रयास किए हैं। हम मोटे तौर पे देखें तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम एडुकेयर बोलते हैं, जिससे एडुकेशन शब्द निकलता है। इसको अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पे एडुकेशन या एडुकेयर इन नामों से जाना जाता है। भारत के अंदर इसको हम एजुकेशन के नाम से जानते हैं। जब हम शिक्षा की परिभाषा करने पर आते हैं हम निश्चित तो शिक्षा को 2 भागों में बांट के देखने की आवश्यकता महसूस होती है। एक शिक्षा है सीखना। अगर हम वृद्ध अर्थ के अंदर देखें तो शिक्षा का मतलब है सीखना, और सीखना अनायास भी हो सकता है और सीखना सायास भी हो सकता है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज ढंग से, संगठित ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती है राज्य की तरफ से या गुरुओं की तरफ से, तो उस पोर्शन को, उस भाग को हम शिक्षा का औपचारिक भाग कहते हैं। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो शिक्षा को 2 अलग अलग जो दृष्टिकोण मैंने बताए, डेफिनेशन उन हिसाबों से देखने की आवश्यकता होती है। पहला मैंने जैसे कहा कि शिक्षा को अगर केवल एक शब्द को डिफाइन करने पे आए तो शिक्षा का मतलब है केवल सीखना, और वो सीखना स्वतः भी होता है। जैसे बालक पैदा होने से पहले भी कुछ चीजें, जैसे ताप है, दबाव है, स्ट्रेचिंग है, केमिकल्स का इफेक्ट है, वो माँ के पेट में भी उसको सीख लेता है। और अगर आप जैव वैज्ञानिकों की माने तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
बहुत गर्मी होती है तो माँ के पेट में भ्रूण जो है यदि वो 3 महीने से ऊपर का है तो हलचल करता है। माँ के पेट पे दबाव डालेंगे तो हलचल करता है। यदि बाहर बहुत तेज धमाका होता है तो हलचल होती है, और यहाँ तक कि कई बार इस तरह से हम अबॉर्शन तक की समस्याएं आ जाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि उस वक्त भी जब उसको सीखने का कुछ पता नहीं है, कोई खास औपचारिक माध्यम नहीं है, सीखना हो रहा है कि किसी बाह्य तत्व के खिलाफ किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन हम लौटते हैं जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं वो शिक्षा असल में हम औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो अमूमन कमोबेश हर एक राष्ट्र के अंदर करीब करीब 3 साल से लेके और 7 या 9 साल तक औपचारिक शिक्षा का आरंभ देखा गया है। बहुत सारे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके अंदर 7 साल के है, कुछ कंट्रीज के अंदर 9 साल से शिक्षा का आरंभ माना जाता है औपचारिक तौर पे। अब ट्रेंड ये चल रहा है कि शिक्षा के अंदर जो प्ले स्कूल वाली उम्र है जो 3 से 5 साल की है उसको ले लिया, और अभी अगर आप भारत के अंदर देखते हैं जो नई शिक्षा नीति आई है जिसके अंदर 3+3+5+3 का जो है फॉर्मूला आया है, उसके अंदर जो फाउंडेशन लेवल है वो 3+ से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम जब आप शिक्षा की परिभाषा की बात करते हैं तो वहां हम ये कहते हैं कि एक औपचारिक माहौल के अंदर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों का, मूल्यों का और कौशलों का प्रतिस्थापन बालक के अंदर या आने वाली पीढ़ी के अंदर करने के लिए जो भी उपक्रम राष्ट्र या राज्य करता है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मेरे हिसाब से शिक्षा की अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो मैं पुनः बता दूं कि 3 चीजों का मैंने जिक्र किया है कि किसी प्रकार के कौशल, किसी प्रकार के मूल्य, किसी प्रकार की दक्षता है। इन तीनों को जो कि पूर्व निर्धारित हैं और वो राष्ट्र के और मानव के विकास की ओर लक्षित होती हैं, उनके लिए जो भी कंटेंट तैयार करके औपचारिक रूप से बालकों का सीखना सिखाना होता है उसको हम जो है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी आपने बताया शिक्षा को सीखना सिखाना, तो ये शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये शिक्षा किस किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है? जी, ये विशेषतः बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रश्न पूछने के लिए पहले बधाई देता हूं मैं आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है शिक्षा का परिभाषा के बाद सीधा पूछते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में खामियां क्या हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम पहले ये जान लें कि इंसानों के लिए शिक्षा आवश्यक क्यों है तो बहुत सारे उद्देश्य स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं और खामियां भी स्वतः पता लग जाती हैं कि यदि शिक्षा से ये होना था तो हमें पता है कि शिक्षा से अब हो क्या नहीं रहा है, और हमें ये भी पता लगता है कि क्या नहीं हो रहा है तो क्या हमें क्या करना चाहिए। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो पहला एक सवाल आता है, क्या इंसानों को शिक्षा देना जरूरी है? यदि शिक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा? क्योंकि बहुत वर्षों तक जब मानव पहले 4 हाथ पैरों पे अन्य जानवरों की तरह चलता था, उसके बाद जब मानव ने होमो इरेक्टस का दर्जा हासिल किया कि वो सीधा खड़ा होके 2 पायों पे आ गया और फिर वो एक रैशनल बीइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वहीं से शिक्षा के उद्भव को हम लेते हैं। देखिए, हमारे सीखने के लिए इतिहास एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है। हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की, हमारे पूर्वजों की क्या उपलब्धियां थी, इन चीजों पे यदि हर बार हर प्राणी वापस से अपने आप से शुरू से सीखना शुरू करे तो मुझे लगता है कि ज्ञान का विस्तार थम जाएगा, क्योंकि इंसान की एक फिक्स आयु है। हम ये मान के चलते हैं कि अमूमन 65 से लेकर 100 साल एक इंसान की आयु है। अब आग का या पहिए का आविष्कार कितने हजार सालों पहले मनुष्य ने किया था। यदि मैं भी आग को उसी प्रकार से हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाने का प्रयास करूं तो शायद मेरी पूरी जिंदगी दोबारा आग को पैदा करने में लग जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं मनुष्य के जो उसकी पिछली पीढ़ियों ने कई हजार सालों की मेहनत से अर्जित किए हैं, उनको अगली पीढ़ी में बिना उतना हजारों वर्ष का समय लगाए यदि आपको प्रदान करना है तो आपको कुछ औपचारिक और अनौपचारिक तरीके इजाद करने पड़ते हैं कि हम उसको ये बता दें कि इन तरीकों से ये आग है और इन तरीकों से आग पैदा होती है, इसके ये फायदे हैं, ये काम होता है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन आवश्यक चीजों को, उन उपकरणों को बहुत थोड़े समय के अंदर
पीढ़ियों के अनुभव को अगली पीढ़ी को प्रदान करने की एक आवश्यकता है और वो औपचारिक तरीकों से की जानी चाहिए। दूसरे उस पर हम केवल इन्हीं अनुभवों से संचालित नहीं होते हैं। हमने अपने लिए कुछ खाने और पहनने के नियम स्वतः ही निर्धारित कर लिए हैं। कहीं संविधान में या कानून में नहीं लिखा होता है कि आपको किस प्रकार के वस्त्र कब पहनने हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको कहूं कि आप विवाह में और शमशान में जब अंतिम क्रिया में आप जाते हैं तो क्या आप एक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। क्या ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो इसको मैं जब हम खान पान और आपके वस्त्र आदि या आपका जो और अन्य चीजें हैं, परिपाटियां जो बनी हुई हैं, उनको भी सीखने में मनुष्य को हजारों साल लग सकते हैं कि वो चीजें रिफाइन होके अब यहां तक पहुंची हैं कि अब हमें पता है कि हमें कौन सा सफेद वस्त्र किस प्रकार के कार्यक्रम में जाकर के पहनना है, किस प्रकार का हमें खाना है और किस प्रकार से हमें चीजों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये जिनको हम सांस्कृतिक वैल्यूज कहते हैं, सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं, ये सांस्कृतिक मूल्य भी सदियों से संचित होकर रिफाइन होने के बाद हमें आवश्यकता होती है कि हम आने वाली पीढ़ी को थोड़े समय के अंदर ये सांस्कृतिक मूल्य दे दें, संस्कृति उसको प्रदान कर दें और वो आराम से इसका लाभ उठा के और जीवन यापन करें। तीसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब इससे अलग हम करें, संस्कृति से अलग, यानी संस्कृति के अंदर हम देखें कि हम किस प्रकार के नृत्य करते हैं, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल पे क्या पहनते हैं, कोई अगर किसी की जैसे मैंने कहा अंतिम क्रिया में जाना है तो किस प्रकार की करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम किस प्रकार से बोलते हैं, हमारी भाव भंगिमाएं किस प्रकार से होती हैं, हम बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हम छोटों के साथ किस प्रकार का दुलार करते हैं, इसके अंदर आचार और व्यवहार के मूल्य आते हैं। तो एक तरफ जहां हमने कहा सांस्कृतिक मूल्य, उसी प्रकार से हमारे आचार और व्यवहार के व्यवहारिक मूल्य, और इसके भी इतर जाएं तो नैतिक मूल्य, जिनके ऊपर आधुनिक जो राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक खासकर मैं कहना चाहूंगा, जिनमें मूल्यों की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसके अंदर आचार व्यवहार और नैतिकता के जो मूल्यों को हमने संचित किया है, उन मूल्यों को आगामी पीढ़ी को थोड़े समय के साथ देना। और आधुनिक युग की बात करें तो एक अंतिम आवश्यकता ये महसूस होती है कि विज्ञान ने जितनी तरक्की की, गणित ने जितनी तरक्की की, सामाजिक शास्त्र ने जितनी तरक्की की, जितने भी विचारकों ने बहुत सारी सदियों से विचार पैदा किए हैं, उनको किताबों के रूप में, पाठों के रूप में, कहानियों के रूप में जो हमने संचित किया है, वो साल दर साल बालक के मानसिक और भौतिक विकास के साथ साथ उनको उतनी मात्रा में बच्चे को प्रदान करना, जिससे वो राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान, गणित, तकनीकी, समाजशास्त्र या आपका राजनीति शास्त्र, इन सभी पूर्व के अध्ययनों का प्रयोग करके इनके ऊपर नए ज्ञान का निर्माण कर पाए। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं 3-4, जिसके कारण औपचारिक शिक्षा इंसानों के लिए अति आवश्यक हो जाती है। जी, अभी जैसे आपने जिक्र किया संस्कृति का, जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारी संस्कृति बढ़ जाती है। जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जैसे मान के आपने बताया कि हो सकता है इस क्षेत्र में ये संस्कृति हो, उस क्षेत्र में ये संस्कृति हो, लेकिन इंसान तो हर जगह एक है, फिर वो अलग अलग संस्कृतियां यूज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, जब हम पिछले दिनों मेरा एक लेख आया है जिसपे मैंने मूल्यों की बात की है, उस लेख में मैंने एक चीज बताई कि मूल्य वृद्धि तौर, वैसे तो मूल्य असंख्य हैं, लेकिन वृद्धि तौर पर, बाह्य तौर से अगर हम मूल्यों को 2 हिस्सों में तोड़े, एक तो है मानवीय मूल्य, या जिनको हम यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं, जहां इंसान होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई भी सामान्य बुद्धि का वयस्क क्या इस प्रकार का जीवन स्वतः व्यतीत करना चाहेगा जहां उसको जिल्लत मिले, जहां उसकी बेइज्जती हो, जहां उसको शारीरिक कष्ट? नहीं। पृथ्वी पे कहीं भी चले जाएं, किसी प्रकार के आप माहौल में चले जाएं, किसी प्रकार के तंत्र में, चाहे लोकतंत्र है, तानाशाही है, धार्मिक कोई तंत्र है, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इवन बारबेरिक सोसाइटी है, इवन जंगल में आप पड़े हैं, तो इस प्रकार के मूल्य जैसे मानव की गरिमा का मामला है, ये आप अफ्रीका के सुदूर इलाकों में चले जाएं, या आप अमेरिका के लॉस वेगास जैसे बहुत ही हाईली
वेस्टर्नाइज्ड जो है कल्चर के अंदर चले जाए। इज्जत सबको अच्छी लगती है, मानव चाहता है कि मेरी गरिमा का सम्मान हो और मैं गरिमा से जी पाऊं, कष्ट मुक्त होकर जी पाऊं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक मूल्य हैं, जो कि पूरे विश्व में या छोड़िए आप पूरे ब्रह्मांड में जहां इंसान जाएगा और यदि इंसान की बुद्धि सामान्य है तो उसके लिए वो मूल्य वैसा ही रहेगा। इनको हम सार्वजनिक मूल्य या यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं या कोर ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। दूसरी तरफ आपने बात की कि संस्कृतियों में तो भेद है, खान पान में भेद है, पहनावे में भेद है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि भारत के संविधान के अंदर इसको, शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों डाला गया होगा। देखिए, एक तरफ ढांचागत जो प्रावधान करने हैं, यानी फ्रेमवर्क जब बनाते हैं, जैसे आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनते हैं, अभी नया बनने वाला है, पुराना अभी तक 2005 का लागू है, उससे पहले भी 75 से जो है एनसीएफ बनते आ रहे हैं। इसको समवर्ती सूची के अंदर डालने का मुख्य कारण ही यही था कि सारे नियम केंद्र पे बैठ के यदि बना दिए जाए, सारा पाठ्यक्रम केंद्र पे बैठ के बना दिया जाए, तो राज्य जिनकी संस्कृतियों में भिन्नताएं हैं, उनमें एक रूपता नहीं है, तो उनको उसके अंदर कैसे शामिल करें और वो अपनी पीढ़ियों को, राज्य अपने सांस्कृतिक भेदों को किस प्रकार अपने आने वाली पीढ़ी में डाले। तो राज्य के पास कुछ पोर्शन छोड़ा गया कि मेन ढांचा ये है, और इसके बाद जो आपके सांस्कृतिक भेद हैं, यहां तक कि भौगोलिक और भौतिक भेद हैं, उनको आप इसके अंदर समाहित करके और इस पाठ्यक्रम को पूरा करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, यहां व्यक्तिगत को मैं क्लियर कर दूं कि एक राष्ट्र के या एक समुदाय के मूल्य हैं, एक समाज के मूल्य हैं, एक राज्य के मूल्य हैं, फिर एक राष्ट्र के अलग मूल्य हैं और फिर एक कॉन्टिनेंट के अलग मूल्य हैं। इस प्रकार से इसके अंदर आप क्रम देखते हैं, और इसीलिए इसके अंदर जब शिक्षा के पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या निर्धारित होती है तो उसके अंदर ये स्थान छोड़ा जाता है कि लोकल जो अपनी वैल्यूज हैं, वो चाहे सांस्कृतिक वैल्यू हैं, व्यवहारिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, खान पान है, उनका जो समावेश है उसके अंदर किया जा सके। तो इस प्रकार क्योंकि भिन्नताएं हैं, क्योंकि एक रूपताएं भी हैं, तो दोनों तरह के मूल्य जो है वो इसके अंदर, शिक्षा के अंदर समाहित होते हैं, सार्वजनिक यानी यूनिवर्सल वैल्यूज भी और जो स्थानीय मूल्य हैं वो भी, दोनों का इस प्रकार से इसके अंदर मेल किया जाता है। अभी आपने बताया कि सांस्कृतिक मूल्य या खान पान, ये जितनी भी चीजें आपने बताई जी, ये जो फिलहाल हमें शिक्षा से मिल रही हैं, जितनी वो उसमें इंक्लूड है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, यहाँ बात संतुष्ट होने की नहीं है, बात है ये देखने की कि क्या वो प्रयास पर्याप्त है। जब हम संतुष्टि की बात करते हैं मनीष जी, तो उसमें एक भारी एक दिक्कत आती है। मान लीजिए कि आप एक एनार्किस्ट हैं, मैं यूं ही कह रहा हूं, आपको एनार्किस्ट नहीं कह रहा हूं, हालांकि आप काफी हद तक हैं, क्योंकि आप हमेशा कुछ लड़क के पाने की और अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, लेकिन मैं ये मजाक में कह रहा हूँ। मान लीजिए, देखिए, आप इसी धरती पर अराजकता भी है, इसी धरती पर आतंकवाद भी है, उन लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। तो यदि आप संतुष्टि की बात करेंगे, इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। एक आदमी को ये लगता हो सकता है कि शिक्षा के दौरान हथियार चलाना, AK-47 चलाना बहुत जरूरी है, और बहुत सारी जगह, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, जहां पे ये ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। दूसरी तरफ एक संस्कृति जो थियोसॉफिकल संस्कृति हो सकती है, जो धर्म का साम्राज्य है, वहां पे हो सकता है कि मंत्रों का उच्चारण और बहुत सारी नैतिकता की बात या मोक्ष की या निर्वाण की बातें इस काल में सिखाई जानी चाहिए, तो वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे यदि आप नहीं सिखाएंगे। तो बात संतुष्टि की नहीं है, बात है कि फिलहाल जो वैश्विक समाज है, इस वैश्विक समाज को यहीं पे बनाए रखने, यानी इससे डिटेरियोरेट ना हो, और इससे आगे यदि विकास संभव है तो उन लक्ष्यों तक, वृद्ध विकास के लक्ष्यों तक, जिसके अंदर मानव कल्याण सबसे मुख्य बिंदु होना चाहिए। यानी कोई भी तकनीक, कोई प्रौद्योगिकी ऐसी ना आ जाए, जिस तरह से उदाहरण के तौर पे देखिए, परमाणु की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किसी ने सोचा होगा कि आज की डेट में हर एक देश जो है इस होड़ में लगा है कि मेरे पास कितने परमाणु बम है। तो इस तकनीक का जब विकास किसी वैज्ञानिक ने किया होगा तो उसके जहन में शायद बम ना रहा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रैशनल के साथ
शिक्षा के अंदर चीजें डाली जाएं कि मानव विवेकशील तरीके से जो मानव कल्याण के लिए और सार्वभौमिक रूप से जरूरी है, नंबर 1 वैसी चीजें डाली शिक्षा के अंदर डाली जाए, और दूसरा जो है अपने राष्ट्र विशेष के जो विकास के लक्ष्य हैं उनको बिना मानव कल्याण को स्टेक पे लिए उनका निर्वहन हो और विकास उसी प्रकार से किया जाए। और तीसरी चीज है जो हमारे संविधान के अंदर एक बहुत विशेष दर्जा रखता है, भ्रातृभाव और सौहार्द, क्योंकि जन कल्याण की जड़ में भ्रातृभाव और सौहार्द है। आप देखिए इसी चर्चा के अंदर यदि आपके अंदर मेरे लिए, मेरे अंदर आपके लिए सम्मान की भावना, सौहार्द की भावना ना हो तो शायद आप मेरे सवालों को छीलना शुरू कर देंगे, उसमें गलतियां निकालना शुरू कर देंगे और मैं आपके सवालों में निकालना शुरू कर दूंगा और ये कहीं एंड नहीं होगी चर्चा। हो सकता है कि हम इस कैमरे को तोड़ने के बाद ही यहां से उठे। तो ये भ्रातृभाव और सौहार्द जैसा जो बड़ा मूल्य है ये भी उसके अंदर रहे। इस प्रकार से शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं किया जा रहा है, यहाँ पे हमें देखना होगा। जब आप संतुष्टि की बात दोबारा मैं छेड़ रहा हूं कहते हैं तो वहां आता है कि वांछित क्या है, डिजायर्ड क्या है। लेकिन हम जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें ये देखना वांछनीय, डिजायरेबल, यानी चाहा क्या जाना चाहिए, चाहा क्या जा रहा है ये नहीं, चाहा क्या जाना चाहिए। तो डिजायरेबल जो गोल हैं वो बनने चाहिए। और मुझे इसमें कतई गुरेज नहीं है कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जिसको बहुत सारे लोगों ने मैकॉलियन पद्धति के साथ नाम जोड़ रखा है, कि मेरे इस पे थोड़े अलग विचार हैं कि भाई साहब 1854-1835 की जो प्रणाली थी उसको आज आप स्वतंत्र होने के बाद ढूंढने के लिए बाध्य क्यों बने हुए हैं? यदि आपको इसके अंदर खामियां तभी से दिख रही थी तो आप इसको क्यों नहीं बदल देना चाहते हैं? मैं आपको मनीष जी बहुत मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूं कि बहुत शोध हुए हैं, 2 तरह की शिक्षा प्रणालियां चली हैं। पहला एक व्यवहारवाद के ऊपर चली जिसके अंदर हमारे पावलोव साहब, स्किनर साहब और इस तरह के और लोग रहे जिन्होंने मनुष्य के व्यवहार को बाहर से शासित करने के लिए कुछ तरीके उपहार देकर या उसको पनिशमेंट देकर इस तरह के तरीके चलाए। वो खूब चला शिक्षा के अंदर। और उसके बाद आया रचनावाद। उसमें कुछ लोग जैसे आपके जीन प्याजे साहब से शुरू करते हैं, वाइगॉट्स्की साहब से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। यदि स्वयं करता है तो शिक्षक उसको मदद करे जब वो अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। लेकिन आप अभी भी देखेंगे कि बहुत दुख की बात है कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो कक्षा कक्ष के अंदर चल रहा है वो आज भी इनाम और पनिशमेंट के जोर पे शिक्षा को आगे, रिटर्न प्रणाली को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब आप ये कहते हैं कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं, तो हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये वांछनीय नहीं है। मेरी संतुष्टि या न संतुष्टि का यहाँ पे सवाल नहीं उठता, लेकिन ये वांछनीय दिशा में कतई नहीं जा रहा। तो आज की जो परिचर्चा थी उससे जो शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, उससे लगभग मुझे जो हुआ, महसूस हुआ वो ये है कि शिक्षा इंसान को इंसान बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी संस्कृति बनाने के लिए, आपका व्यवहार क्रिएट करने के लिए, आपके अंदर आपकी प्रतिक्रियाएं पैदा करने के लिए कि आपको किस चीज के प्रति कैसा रहना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम यहीं विराम लगाते हैं और आगे भी बहुत सी चीजें हम शिक्षा पर डॉक्टर अजय बलारा जी से हमेशा ही जानते रहेंगे। धन्यवाद।